हम सबके माइंड में हमेशा से ही आता है, चाहे वो कोई भी कैंसर हो. सो व्हाई द कैंसर इज ऑफन डिटेक्टेड इन लेट स्पेशली. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है. हर आदमी को हर जगह पर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. डिफिकल्टी इन, जैसे आपने बोला, स्वॉलिंग इन कॉमनली सर्च व्हेन शुड समवन वरी. डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग किसी को 1 दिन 2 दिन 3 दिन महसूस हो सकता है अगर किसी को सीवियर एसिडिटी है. सो हाउ कैन समवन, ये कैसे पहचानेगा कोई डेट एसिडिटी, स्पेशली GERD एंड समथिंग सीरियस. जैसे GRD यूजुअली जो है वो रात को होती है, पेशेंट के लेटने पर ज़्यादा होती है. कोई स्पाइसी फूड खाया, कोई अल्कोहल पिया, कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स लिए तो ज़्यादा बढ़ती है. अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस इज अ वार्निंग. अगर विदाउट एक्सरसाइज या डाइट के अगर वेट लॉस हो रहा है तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है इस कैंसर. Unexplained weight loss is a symptom of cancer. It is not a specific symptom of cancer. GRD or long-term acidity linked to the esophageal cancer. Not directly linked, but Hello everyone, welcome to the Health Convo, where we bring expert advice straight to you. जहाँ हम सीधी और सिंपल बात करते हैं अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से. एंड टुडे वी आर ऑनर्ड टू हैव अ लीडिंग कैंसर स्पेशलिस्ट from Tri-City, Dr. Chitresh Agarwal. Dr. Chitresh Agarwal is a senior oncologist from Panchkula. In today's episode, we will talk about esophageal cancer, जिसमें symptoms, prevention एंड क्या क्या कॉज होते हैं इस कैंसर के लिए. एंड डॉक्टर चित्रेश अग्रवाल जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इस कैंसर के बारे में. चलिए जानते हैं डॉक्टर अग्रवाल जी से इस टॉपिक के बारे में और इस डिजीज़ के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम सर टू द हेल्थ you. कॉन्वो एंड थैंक्स फॉर गिव अस योर प्रीशियस टाइम कि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में शायद अभी किसी को, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, लोग अभी जागरूक नहीं है इस चीज़ के लिए. सो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा. सो इंडिया हैज़ बीन सर्चिंग अ लॉट अबाउट ईसोफेगल कैंसर रिसेंटली. सो व्हाई डू यू थिंक दैट अवेयरनेस इज सडनली इंक्रीजिंग? सो मैम बोथ वेज ये इसका जवाब सिंपल इसीलिए भी है बिकॉज सोशल मीडिया अवेयरनेस बढ़ रहा है. फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके ऊपर से कुछ सिम्टम्स या कुछ पेशेंट स्टोरीज जो हैं वो सर्कुलेट होती हैं. एंड देन पीपल गेट अवेयरनेस की भी ऐसी बीमारी भी है और उसका ऐसे सिम्टमेटोलॉजी भी हो सकता है. और this is the main medium that why India today is searching for this disease more. ऐसा नहीं है कि कल ये डिजीज नहीं थी और आज ये बीमारी एकदम बढ़ गई है. ओके. सो ऑब्वियसली इंसिडेंस बढ़ रहा है, डिटेक्शन रेट बढ़ रहा है. हॉस्पिटल एंड इंडिया लेवल पर जो कैंसर रजिस्ट्रीज हैं वो नंबर ऑफ केसेस को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पा रही हैं. वो सब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस इंफॉर्मेशन का. बट आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है कि वाई इंडिया इज सडनली मोर कंसर्न्ड about esophageal cancer, that is I think more contributory for social media platforms because Facebook पे लोग अपने आजकल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, डॉक्टर के रिव्यू शेयर करते हैं, जो अपने सिम्टम्स उनको हुए हैं, जो ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, कई बार उनकी अपडेट्स देते हैं. सो दिस इज़ अ क्लोज नेटवर्क जहाँ पर इंसिडेंस बढ़ रहा है, हॉस्पिटल रजिस्ट्रीज और कैंसर रजिस्ट्रीज अपना काम कर रही हैं, प्लस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर ओवर एक्टिव, जिसकी वजह से एक जनरल पब्लिक में जो है वो अवेयरनेस आ रहा है. Is esophageal cancer cases rising in North India, especially Punjab and Mohali, or any other city? So esophageal cancer has always been a hotspot in Punjab. Okay. जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें esophageal कैंसर हमेशा से ही ज़्यादा रहा है. पंजाब उसका इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है. एंड इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि ऐसा क्यों है. बिकॉज टोबैको कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन, बहुत हाई टेम्परेचर पे चाय या हॉट लिक्विड्स लेना, कंटामिनेटेड पानी, केमिकल इनटेक, ये सब चीज़ें जो हैं, जो मल्टीपल कॉजिंग फैक्टर्स हैं इसोफेजियल कैंसर के, वो हमारी बेल्ट में बहुत कॉमन है.
सो इसीलिए esophageal कैंसर हैज ऑलवेज बीन a common cancer in northern India and especially in Punjab. ओके, जैसा आपने बोला कि एक ये कॉमन कैंसर है, बट फिर से एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में भी आया है कि ये नॉर्थ में और हमारे पंजाब में ही क्यों है? उसका ऐसा कोई पिन पॉइंट रीजन नहीं है ओके। कि सिर्फ पंजाब में ही क्यों है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब में है। हम्म। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। कुछ कैंसर्स जो हैं वो जैसे हिमाचल में ज़्यादा होते हैं, कुछ कैंसर्स जो हैं सर्दर्न इंडिया में ज़्यादा होते हैं। तो डायनेमिक्स ऑफ कैंसर इटियोलॉजी जो है, जो कारणों से कैंसर होता है, वो अपने अपनी ज्योग्राफी, अपने अपनी पेशेंट की जो पॉपुलेशन है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उन पर निर्धारित होते हैं। सो पंजाब में हिस्टोरिकली इसोफेजियल कैंसर जो है वो एक कॉमन कैंसर रहा है। ओके। आर लाइफस्टाइल चेंजेस कंट्रीब्यूटिंग इज दिस रेस? करेक्ट। तो लाइफस्टाइल जो फैक्टर्स हैं वो इसोफेजियल कैंसर में डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक तो हमारे खान पीन की जो एक विधि है, जैसे हम लोग खाते पीते हैं, पंजाब स्पेशली अल्कोहल कंजम्पशन बहुत कॉमन है, टोबैको प्रोडक्ट्स भी आजकल लोग लेते हैं जी। ओबेसिटी बहुत कॉमन कारण है, और बहुत हाई टेम्परेचर पे कई बार हम लोग रिपीटेड लिक्विड्स लेते हैं, और लो फ्रूट इनटेक, लो वेजिटेबल इनटेक। तो ये इसमें से कुछ फैक्टर्स जो हैं वो प्रूवन होते हैं, कुछ फैक्टर्स हमको लगता है कि ऐसा है, जैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है वो ज़्यादा है, केमिकल इनटेक ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे इसोफेजियल कैंसर के जो रिस्क को है वो बढ़ा रहे हैं। ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सबके माइंड में हमेशा से ही आता है, चाहे वो कोई भी कैंसर हो। सो व्हाई द कैंसर इज ऑफन डिटेक्टेड इन लेट, स्पेशली कि लेट ही क्यों पता चलता है सबको? सो इसका एक लाइन में आंसर देना बहुत मुश्किल है। जी। इंडिया, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। हर आदमी को हर जगह पर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। सो योर प्राइमरी रीजन कि ये क्यों लेट डिटेक्ट होता है, बिकॉज लोग हमारे तक आते आते बहुत लेट हो जाते हैं। एक हमारा इंडियन माइंडसेट है कि छोटी बीमारी को पहले हम लोकल डॉक्टर से ट्रीट कराएंगे, फिर वो नहीं ठीक होगा तो भी हम डॉक्टर चेंज करेंगे, पर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये बड़ी बीमारी हो सकती है। अगर किसी डॉक्टर ने पहले डायग्नोस किया तो बहुत कॉमनली हम आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की तरफ जाएंगे। जी। कई बार हम इसको स्टिग्मा मानते हैं, आगे ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते। कई बार फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जिसके कारण हम ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। कई बार हम डरते हैं कि ये कैंसर ना हो। कैंसर अभी भी एक बहुत बड़ा डायग्नोसिस है जो सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए एक बहुत इम्प्लीकेशन भरा हो सकता है। और हर जगह पे जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी लेवल पे ऑन्कोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है। सो स्टिल पीपल हैव टू बी रेफर्ड। आप एक लोकल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, वो आपके सिम्टम्स को देखेंगे, ट्रीट करेंगे। अगर वहाँ से नहीं ठीक हो रहा तो वो आपको आगे रेफर करेंगे और उस रेफरल में आपका डायग्नोसिस होगा। सो एक ये चेन है जो फॉलो होती है बिफोर पेशेंट के ऊपर एक लेबल लगाया जाए कि आपको कैंसर है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, कई बार हमको पता होता है कि गांठ कैंसर की है, पर हम उसको छेड़ने से डरते हैं। तो ऐसे बहुत केसेस हमारे पास हैं जहाँ पर FNAC या बायोप्सी, जिससे हम लोग कंफर्म करते हैं कि कैंसर है कि नहीं, वो टेस्ट लोग नहीं करवाना चाहते, बिकॉज उनको लगता है कि अगर कैंसर की गांठ को एक बार छेड़ा तो वो फैल जाएगी। जी। एक चीज़ और सर, कोई भी कैंसर है, लाइक जैसे हम लोगों के और भी छोटे छोटे टेस्ट सभी लोग करवाते हैं, सो क्या इसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि सभी का हम टेस्ट करवाएं? क्योंकि कुछ लोगों को, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं और जो लोग इस चीज़ के लिए अवेयर हैं, तो उनको फर्स्ट स्टेज में पता चल जाता है और वो लोग इसका ट्रीटमेंट करवा देते हैं, जैसा कि आपने बताया कि लोग अवेयरनेस इस चीज़ के लिए रखते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पहचानने की कोशिश भी करते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं आते सर कुछ कैंसर्स के, वो तब आते हैं जब बिल्कुल लास्ट स्टेज हो जाती है। तो
इसके लिए हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल टेस्ट होते हैं? तो मैम देयर आर मल्टीपल पार्ट्स जिनमें मैं आंसर आपको करूंगा। सो नंबर वन, आपको अंडरस्टैंड करना है कि कैंसर ये नहीं देखता कि आप सेलिब्रिटी हो कि आप एक आम आदमी। जी। सो इट कैन हैपन टू एनीबडी एट एनी टाइम एट एनी स्टेज। दूसरी बात क्या है कि कैंसर एक 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 हेल्थ प्रॉब्लम है। जो जिस चीज पर आप ध्यान देना चाहते हो वो प्रिवेंशन है। बट इंडियन हेल्थ केयर एक ऐसी चीज है जहां पर अभी भी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए, वहां पर जिन लोगों को बीमारी है उनको भी इलाज मिलना मुश्किल है। तो ऑलरेडी डायग्नोज केसेस आर स्टिल नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। तो स्क्रीनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, स्क्रीनिंग एक वो टेस्ट है जहां पर हम असिम्टोमेटिक लोगों को, जिनको अभी कोई लक्षण नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कुछ टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं कि अगर वो टेस्ट हो जाएं तो कैंसर जल्दी पकड़ा जा सकता है। ओके। बट स्क्रीनिंग की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्क्रीनिंग हर कैंसर के लिए पॉसिबल नहीं है। जो 4 या 5 सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर्स हैं इंडिया में, उनके लिए स्क्रीनिंग अवेलेबल है। बट स्क्रीनिंग हमेशा ठीक जवाब नहीं देती, बिकॉज जो गांठ दिखेगी उस टेस्ट पे या कुछ सिम्टम या कोई रिपोर्ट में जो कुछ आएगा वो डेफिनेटली कैंसर नहीं है। तो कई बार वो ओवर डायग्नोसिस हो जाता है, कई बार पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती बट फिर भी वो अपने फालतू के टेस्ट करा रहे हैं। सो इट इज अ वेरी थिन लाइन, और हर पेशेंट को डिस्कस करके समझाकर ही वो टेस्ट करवाने चाहिए। बट स्टिल जो आपका एक सिंप्लीफाइड आंसर है वो ये है कि कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं वो जरूर करवाने चाहिए। जैसे ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर है जी। तो एवरी लेडी हु इज मोर देन 40 years of age till she reaches the age of 75, सो 40 से 75 साल की उम्र के बीच में साल में एक बार मैमोग्राफी करवानी चाहिए। ओके। ऐसे ही सर्विक्स कैंसर जो है वो दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है इंडियन वुमेन में। तो पैप्समियर हर 3 साल बाद, या पैप्समियर के साथ एचपीवी को टेस्टिंग हर 5 साल बाद। ये एक सिंपल टेस्ट है, हर जगह है। प्राइमरी लेवल पे भी पैप्समियर हो रहा है, बड़े से बड़े मेडिकल कॉलेज में भी पैप्समियर हो रहा है। तो ये अवेयरनेस की बात है। तो लोग आजकल अवेयर हो रहे हैं, बट इसको और फैलाने की जरूरत है। ऐसे ही प्रोस्टेट कैंसर, एक सिंपल टेस्ट पीएसए टेस्ट जो होता है वो कई बार स्क्रीनिंग में हेल्प करता है। कोलोन कैंसर जो आंतड़ी का कैंसर है, वो एक स्टूल का टेस्ट होता है, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड। वो उसमें अगर हम साल में एक बार करा रहे हैं स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड, तो बहुत केसेस डायग्नोज किए जा सकते हैं। ऐसे ही कोलोनोस्कोपी 10 साल में एक बार कराएं तो कोलोन कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है। तो ये 4-5 जो बहुत कॉमन कैंसर्स हैं, इनके लिए स्क्रीनिंग गाइडलाइंस बनी हुई हैं। बट टू ऑफर स्क्रीनिंग टू एवरी पर्सन इज नॉट पॉसिबल। और स्क्रीनिंग गाइडलाइंस अभी मोस्ट कॉमनली वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड, सबसे ज्यादा ये 4-5 कैंसर्स के लिए ही फॉलो होती है। What are the earliest symptoms of esophageal cancer? सो ईसोफेजियल कैंसर जो पेशेंट्स हमारे पास डायग्नोज होते हैं, जब उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं या जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, मोस्ट कॉमन सिम्टम इज डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। ओके। मतलब पेशेंट को धीरे धीरे महसूस होना शुरू होता है कि मुझे कोई चीज निगलने में दिक्कत हो रही है। ओके। तो पहले वो जो दिक्कत है वो सॉलिड फूड को होती है। जैसे आप पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे तो आपको बताएंगे कि मेरे को रोटी खाने में दिक्कत हो रही है, पानी पीने में दिक्कत नहीं हो रही। ओके। तो वो दिक्कत फिर धीरे 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 बढ़ती है। तो डिस्फेजिया इसको हम लोग बोलते हैं। तो डिस्फेजिया पहले सॉलिड्स को, और अगर ठीक तरीके से इलाज नहीं हो रहा या बीमारी बढ़ रही है तो फिर लिक्विड्स को भी शुरू हो जाता है। ओके। तो फिर अगर आप पूछेंगे तो पेशेंट बताएगा कि 2 महीनों से मुझे खाना खाने में दिक्कत हो रही थी, पर लास्ट 5-10 दिन में अगर मैं लिक्विड भी लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अटक रहा है। ओके। या मुझे निगलने में दिक्कत हो रही है, या जब मैं खाना खाता हूं तो मुझे यहाँ पे चोकिंग सेंसेशन होती है। ओके। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ ईसोफेजियल कैंसर। ओके। और ये प्रोग्रेसिव है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 महीने पहले छोटी दिक्कत थी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और अल्टीमेटली ये डायग्नोज हुआ।
इसके बाद नेचुरली जो आदमी का 2 महीने में इनटेक कम हुआ है, ही विल हैव वेट लॉस, ही कैन हैव लो फॉल इन हीमोग्लोबिन, कई बार ट्यूमर ब्लीड करता है, कई बार पेशेंट को ब्लड वॉमिटिंग आ जाता है, कई बार अगर कैंसर फैल चुका है तो भूख कम लगना, जॉन्डिस होना, बैक पेन होना, ये सब चीजें भी प्रेजेंटेशन में आ सकती हैं. ओके. बट मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ इसोफेजियल कैंसर इज डिफिकल्टी इन swallowing, जिसको हम लोग डिस्फेजिया बोलते हैं. डिफिकल्टी इन, जैसे आपने बोला swallowing, इन कॉमनली सर्च व्हेन शुड समवन वरी, विदाउट रीजन के भी अगर किसी को ऐसा फील होता तो है देखो, डिफिकल्टी इन swallowing जनरली इज अ वेरी स्पेसिफिक सिम्टम. ओके. किसी को ऐसे बैठे बैठे डिफिकल्टी इन swallowing नहीं होता. डिफिकल्टी इन swallowing किसी को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन महसूस हो सकता है अगर किसी को सीवियर एसिडिटी है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, कोई स्ट्रेस है, कोई मतलब बहुत बहुत कारण नहीं होते बॉडी में, ओके. जिसकी वजह से किसी को डिफिकल्टी इन swallowing शुरू हो जाए. सो इट इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक सिम्टम. ओके. तो अगर किसी को डिफिकल्टी इन swallowing है और वो अपने लोकल डॉक्टर के पास जा रहा है, वो एंटासिड दे रहे हैं, कोई पीने की दवाई दे रहे हैं, लोकल उपचार कर रहे हैं, कई बार इसोफेजाइटिस होती है, इन्फेक्शन होती है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन swallowing जैसी फीलिंग आ सकती है, तो ये सिम्टम्स जो है वो 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन में ठीक हो जाने चाहिए. ओके. So any symptom of difficulty in swallowing which is not improving after 2 weeks, इसका Okay. मतलब ये चीज नॉर्मल नहीं है और हमें इसकी जांच करनी चाहिए. ओके. इस चीज़ से सर एक क्वेश्चन मेरा एक किसी फैमिली मेम्बर में था, लाइक उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, फिर भी उनको प्रॉब्लम हो रही है खाना निगलने में जो थ्रॉट से, तो उसका भी यही सिम्टम्स है, तो हम कैसे ये चीज़ समझेंगे? So gall bladder cancer per se cannot cause difficulty in swallowing. ओके. But gall bladder की जो कैंसर है वो पेशेंट की भूख कम कर रहा है, पेन कर रहा है, डिस्कम्फर्ट कर रहा है, उसकी वजह से पेशेंट को खाना का मन नहीं है या खाने की एपेटाइट कम है, और डिस्कम्फर्ट है. उस डिस्कम्फर्ट को कुछ पेशेंट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमसे खाना खाया नहीं जा रहा या डिफिकल्टी इन swallowing. बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ दैट फीलिंग वर्सेस कि कुछ रुकावट एक्चुअल है. ओके. सो इसी चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए अगर आपकी फीलिंग 2 हफ्तों में ठीक नहीं हो रही है या बढ़ रही है, तो यू नीड टू कंसल्ट योर लोकल डॉक्टर. ओके. सो हाउ कैन समवन, ये कैसे पहचानेगा कोई डेट एसिडिटी, स्पेशली GERD एंड समथिंग सीरियस? तो जैसे मैंने बताया, GERD जो है वो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बट आदमी को पता होता है कि मुझे GERD है या एसिडिटी है. कुछ लोगों को कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता है, जैसे GERD यूजुअली जो है वो रात को होती है, पेशेंट के लेटने पर ज्यादा होती है. कोई स्पाइसी फूड खाया, कोई अल्कोहल पिया, कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स लिए तो ज्यादा बढ़ती है. और अगर आपने एक एंटासिड ले लिया तो वो 1 या 2 घंटे में रिलीव हो जाती है. सो इट इज बेसिकली एन एसिडिटी प्रॉब्लम. ओके. एसिडिटी. ओके. ऐसी GERD में क्या है कि वो एसिड है वो रिफ्लेक्स करके ऊपर तक आ रहा है, बट मेन एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम. अगर आप PPI या एंटासिड खाएंगे तो आपके पेशेंट को रिलीफ मिलेगा. और जैसे मैंने बताया कि पोस्चरल बहुत हेल्प होता है, बिकॉज जैसे आप लेटेंगे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी. अगर आप ज्यादा पानी की इंटेक ले रहे हैं, लो स्पाइसी फूड खा रहे हैं, एंटासिड्स ले रहे हैं, तो आपको रिलीफ रहेगा. ये सब चीजें बहुत डिफरेंट है कैंसर से, बिकॉज कैंसर पोस्चरल नहीं होता, वो गांठ वहां पर है तो वहां है, और वो एसिडिटी खाने की ट्रीटमेंट लेने से या फ्लूइड इंटेक बढ़ाने से वो जनरली रिजॉल्व नहीं होती. तो तभी मैंने आपको पहले बोला कि अगर किसी को सिम्टम है तो GERD और एसिडिटी के सिम्टम्स नॉर्मल मेडिकल मैनेजमेंट में 2 हफ्तों में या 10 दिन में थोड़ा सा रिलीव हो जाएंगे. बट जो सिम्टम आपका 2 हफ्ते या 10 दिन बाद भी रिलीव नहीं हो रहा है, उसको आगे इवैल्यूएट करना चाहिए. अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस इज अ वार्निंग. अगर विदाउट एक्सरसाइज या डाइट के अगर वेट लॉस हो रहा है तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है इस कैंसर का? Yes, not only this cancer. So
unexplained weight loss is a symptom of cancer. It is not a specific symptom of esophageal cancer. ओके So किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, जी, सो इट कुड बी कैंसर. इट कुड बी कैंसर. ओके. ऐसा नहीं है कि हर आदमी को कैंसर ही निकलेगा, बट अगर किसी को अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, वो डाइटिंग नहीं कर रहा है, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उसका 10% से ज्यादा वेट लॉस हुआ है इन लास्ट 2 or 3 months, तो ही शुड नो द रीजन बिहाइंड इट. वो रीजन कैंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो जो हम ये डिस्कशन करते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस इज इंपॉर्टेंट, दिस ओनली मीन्स कि अगर आपको किसी को अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है तो हमको इसकी जांच करवानी चाहिए. जी. उस जांच में वो कैंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, बट अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस इन जनरल इज अ सीरियस सिम्टम और बहुत पेशेंट्स को इस सिम्टम के साथ कैंसर डिटेक्ट हो सकता है. Okay. So the next question is, which symptom should people in Mohali never ignore? So again, as we discussed, difficulty in swallowing is the primary symptom for esophageal cancer. जी. कोई चोकिंग सेंसेशन हो आपको खाना खाते हुए, आपका जो डिस्फेजिया है, जो आपकी ये चोकिंग सेंसेशन है, ये दिनों दिन बढ़ रही है. जी. पहले सॉलिड्स को थी, अब लिक्विड्स को भी हो रही है. जी. आपको वॉमिटिंग आ रही है रिकरेंट, जब भी आप कुछ खा रहे हैं वो वापस आ रहा है. तो पेशेंट्स आर परसिस्टेंटली वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग फूड. एंड वेट लॉस, हीमोग्लोबिन, बैक पेन, जॉन्डिस, ये सब चीजें जो है वो एसोसिएटेड हो सकती है. ओके, सो अब हम जानेंगे causes and risk factors, डॉक्टर साहब. एंड व्हाट आर द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर इन पंजाब tobacco, alcohol, diet or something else? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस. All things. Okay. सो टोबैको जनरली अगर हम देखते हैं तो इसोफेजियल कैंसर जो है वो 2 टाइप्स का मेनली होता है, स्क्वेमस सेल कैंसर Okay. एंड एडिनो कैंसर, एडिनोकार्सिनोमा. स्क्वेमस सेल कैंसर जो है वो जनरली अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस को अफेक्ट करता है, और एडिनोकार्सिनोमा जो है वो जनरली लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस को इन्वॉल्व करता है. Okay. और इसी हिसाब से इसका रिस्क फैक्टर्स बने हुए हैं, लाइक टोबैको, अल्कोहल, ओबेसिटी. ये जो चीजें हैं तीनों, ये स्क्वेमस सेल कैंसर ज्यादा करती हैं. बल्कि एसिडिटी, बैरेट्स इसोफेगस, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जिसको हम लोग GERD बोलते हैं, ये ज्यादा एडिनोकार्सिनोमा कॉज करता है. Okay. सो मोर और लेस जितने भी आपने मेरे को रिस्क फैक्टर्स बोले वो इन कॉम्बिनेशन रिस्क फैक्टर्स हैं इसोफेजियल कैंसर के. Okay. So smoking भी क्या इसका इंक्रीज करने टोबैको इन एनी फॉर्म, एनी फॉर्म. टोबैको इन एनी फॉर्म जो है वो कैंसर कॉज करता है, बिकॉज जो हम स्मोक करते हैं एक सिगरेट, उस सिगरेट के अंदर 4000 केमिकल कंपाउंड्स होते हैं. Okay. और जब हम वो सारे केमिकल कंपाउंड्स इनहेल कर रहे हैं तो वो सेलुलर लेवल पे जाके रिपीटेड डैमेज करता है और कैंसर कॉज कर सकता है. जी. And is GRD or long-term acidity linked to the esophageal cancer? नॉट डायरेक्टली लिंक्ड, बट यस, अगर किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग GRD है Okay. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो एडिनोकार्सिनोमा जो लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस है उसका कैंसर कॉज कर सकता है. एंड ये भी आपने पहले बताया, लाइक स्पाइसी एंड वेरी हॉट फूड इंक्रीज रिस्क. इसमें थ्योरेटिकली यस ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली हम ज्यादा ऐसा बहुत नहीं देखते, बिकॉज उसका लॉजिक क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा गर्म कोई चीज पी रहे हैं या खा रहे हैं तो आपकी इसोफेगस की जो लाइनिंग है वो डैमेज हो रही है. ओके. तो बार बार अगर डैमेज हो रहा है, आप कंटिन्यूअसली अगर बहुत गर्म चीज पी रहे हैं तो आपकी इसोफेजियल लाइनिंग जो है वो बार बार डैमेज हो रही है. तो अगर आप सालों साल बहुत गर्म चीज पीते रहें या खाते रहें और आपकी इसोफेगस की जो लाइनिंग है वो डैमेज हो के दोबारा रिकवर कर रही है, तो अल्टीमेटली सब डैमेज मिलाकर किसी दिन एक दिन आपको कैंसर हो सकता है. पर ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका ये लेसन या ये मैसेज या ये मतलब नहीं है कि आप कल सुबह गर्म चाय पीना छोड़ दें या आप गर्म खाना खाना छोड़ दें. इट शुड बी मॉडरेट.
मतलब गर्म चीज खाएं, बट एकदम हॉट बॉइलिंग चीज बार बार और लंबे टाइम तक ना खाएं। जैसा कि अभी सर आपने बताया कि रिकवर, क्या ये खुद रिकवर कैसे करेगा ये? तो बॉडी हैज हम्म। इट्स ओन मैकेनिज्म, सो बॉडी हर डैमेज को अपने आप रिकवर करती है। सो जो सेल डैमेज हो रहा है वो नेक्स्ट 24, 48 या 72 आवर्स में सेल्स रिकवर, ओके। बट देर माइट कम अ पॉइंट वेयर दिस डैमेज इज सो दैट ये इतना ज्यादा रिकवर ना हो पाए या सेलुलर चेंजेस आ जाएं और आपको कैंसर हो जाए। ओके, तो ये कैंसर क्या हेरिडिटरी भी हो सकता है सर? कैंसर्स इन जनरल हेरिडिटरी हो सकते हैं, बट ईसोफेजियल कैंसर जनरली हम लोग हेरिडिटरी नहीं मानते। तो बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हमें ईसोफेजियल कैंसर जो है वो हेरिडिटरी देखें या माने। अगर किसी जनरल पब्लिक को हमने एक मैसेज देना है तो वो मैसेज यही है कि ईसोफेजियल कैंसर्स आर जनरली नॉट हेरिडिटरी। ओके। तो देर आर सर्टेन कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी हम्म। कैंसर है, पैंक्रेटिक कैंसर है, दीज आर वेरी कॉमन। और अगर फैमिली में चल रहा है तो आगे भी जनरेशन्स में चल सकता है। सो हम लोग बहुत कॉमनली एग्जांपल देते हैं एंजेलिना जोली। जी। तो इंटरनेशनल स्टार, हर मदर वाज हैविंग ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि उनका जीन फैमिली में म्यूटेटेड है। ओके। तो BRCA1 पॉजिटिव थी मदर, तो शी इज BRCA1 पॉजिटिव। तो डिस्पाइट बीइंग एन इंटरनेशनल स्टार उन्होंने अपनी प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी कराई, दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवाई ताकि उनको ब्रेस्ट कैंसर ना हो। सो वो जो कैंसर्स हैं वो हेरिडिटरी हैं और हम आजकल उनको चेक करते हैं, बट ईसोफेजियल कैंसर इन जनरल इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर जो हेरिडिटरी से लिंक हो। सो टाइप्स एंड मेडिकल टर्म्स में लोग सर्च करते हैं सर स्क्वामस एंड कार्सिनोवा, सो व्हाट डज दैट मीन इन सिंपल टर्म्स? सिंपल हमारी जो जनता है उनके लिए ये कैसे उस चीज़ को डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, और उनके लिए ये लैंग्वेज वो कैसे इस चीज़ को पहचान सकते हैं? तो बेसिकली बात ये है कि ईसोफेगस जो है, जो ईसोफेगस की लाइनिंग है, जो ईसोफेगस के अंदर सेल लगे हुए हैं हमारी फूड पाइप में, वो सेल्स किस टाइप के हैं इस हिसाब से उनका नाम है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस है ओके। वो स्क्वेमस सेल से लाइंड है, जी। और जैसे जैसे वो नीचे आती है स्क्वेमस सेल्स की मात्रा कम होती रहती है, और एसिनार सेल्स जो हैं, जो एडिनोकार्सिनोमा के बाकी सेल्स, एडिनोमेटस सेल्स हैं, वो बढ़ते रहते हैं। जी। तो इसीलिए जो अपर पार्ट ऑफ स्क्वेमस सेल्स लाइंड हैं, अगर उनमें कैंसर हो रहा है तो वो स्क्वेमस सेल कैंसर कहलाएगा, बिकॉज स्क्वेमस सेल्स जो है उनकी मात्रा बढ़ गई और उन्होंने ट्यूमर बनाया। जी। और जैसे जैसे हम नीचे ईसोफेगस में आए, वहां पे स्क्वेमस सेल्स की जो कंपोनेंट है वो बहुत कम हो गई, और नॉर्मल सेल्स की बजाय, स्क्वेमस सेल्स की बजाय दूसरी जो टाइप ऑफ सेल्स हैं वो वहां पे ज्यादा है। तो अगर वो कल को रिस्क फैक्टर्स के कारण कैंसर या ट्यूमर बनाएंगे तो उस मात्रा को हम एडिनोकार्सिनोमा बताएंगे। दोनों चीजें स्क्वामस एंड एडिनोकार्सिनोवा में डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस थेरेपी वाइज है, ओके। आउटकम वाइज है, रिस्क फैक्टर्स वाइज है। सो हम लोग जनरली ईसोफेगस को, अपर एंड मिडिल ईसोफेगस को एक नजरिए से ट्रीट करते हैं, जी। और एडिनोकार्सिनोमा या लोअर वन थर्ड ऑफ ईसोफेगस को एक नजरिए से ट्रीट करते हैं। रिस्क फैक्टर्स वाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टोबैको जो है, अल्कोहल जो है, वो जनरली स्क्वेमस सेल कैंसर में कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और नीचे वाले पार्ट में लोअर ईसोफेगस में GERD, बैरेट्स ईसोफेगस, क्रॉनिक एसिडिटी, ओबेसिटी, ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। Okay. And why are people searching for ICD-10 and what does that indicate? सो ICD-10 जो है वो एक रिवाइज क्लासिफिकेशन है, पूरे वर्ल्ड में फॉलो होती है फॉर डायग्नोसिस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजीज। Okay. तो कुछ बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, डिप्रेशन है, मेंटल इलनेस है, जी। तो इट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट कि हम मरीज को बोलें या हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में बार बार एंटर करें कि आपको डिप्रेशन है या आपको मेंटल है, मतलब मेंटल का ये कंपोनेंट है। तो एक डिसेंट वे ऑफ कंप्यूटिंग ऑल्सो एंड मेंशनिंग ऑल्सो, इट इज ICD-10। ICD-10 में आगे बीमारियों के कोड्स हैं, Okay. और वो कोड्स के हिसाब से आगे डायग्नोसिस लिखा जाता है। और वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब सारी दुनिया में डेटा इकट्ठा होता है तो देन इट इज इजी टू पिक कि भाई उस ICD के अंदर जो जो बीमारी डायग्नोज हुई है, वी कैन इजीली
टेक आउट डाटा एंड स्टडी की कौन सी आईसीडी के अंदर क्या क्या हो रहा है. Okay, and what are the esophageal varices and how are they different from cancer? So esophageal varices are not a component of cancer. Okay. Esophageal varices एक बिल्कुल अलग चीज है. Esophageal varices बेसिकली क्या होती हैं कि जो हमारी फूड पाइप है, इसोफेगस है, उसके लोअर पार्ट में जो ब्लड वेसल्स हैं वो फूल जाएं Okay. और उनसे ब्लीडिंग शुरू हो जाए. जी. जनरली ये हम लोग देखते हैं उन पेशेंट्स में जिनका लिवर सिरोसिस है या लिवर फेलियर हो रहा है. तो लिवर फेलियर या लिवर सिरोसिस में बैक प्रेशर चेंजेस के कारण जो इसोफेगस का लोअर पार्ट है उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो वेन्स हैं, जो वेराइसिस हैं, वो फूल जाती हैं और उनसे ब्लीडिंग हो सकती है. सो दैट इज इसोफेजियल वेराइसिस. उनका सिम्टम कई बार होता है कि वो भी खून की उल्टी करेंगे, बट वो खून की उल्टी और कैंसर के कारण खून की उल्टी में चाहे सिम्टम सेम है पर रीजन बिल्कुल ऑपोजिट है. Okay. So esophageal varices generally are not related to cancer. So दोनों वॉमिटिंग आपने बोली है ब्लड की, तो सर इसे पहचानेंगे कैसे? इवैल्यूएशन से. सो अगर आप इवैल्यूएट करेंगे, अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, अगर उसको लिवर सिरोसिस है, लिवर फेलियर है, जॉन्डिस बढ़ा हुआ है और Okay. एंडोस्कोपी करने में सिर्फ वेराइसिस नजर आ रही हैं और कोई गांठ नहीं है, तो ये इसोफेजियल वेराइसिस हैं. और अगर इसके साथ साथ आपको गांठ नजर आ रही है और लिवर आपका फिरोज नहीं है, तो जनरली इसोफेजियल कैंसर माना जाएगा. Okay, and what is esophagitis and can turn into the cancer? First of all, इस वर्ड का मैं मतलब अपनी जनता को बताना चाहूंगी. Esophagitis is basically inflammation or infection of esophagus. Okay. तो किसी कारण से हो सकती है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी भी वजह से esophagitis हो सकती है. So esophagitis is just like हम टॉन्सिल देखते हैं बच्चों में, हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस हो गया. तो itis is basically infection oblique inflammation. It is not cancerous. Okay. सो इसोफेजाइटिस बहुत कॉमन चीज हो सकती है और बहुत कारणों से हो सकती है, बट इसोफेजाइटिस का इसोफेजियल कैंसर से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं हुआ. ओके, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है इसमें. अगर किसी को टॉन्सिल है या ठीक नहीं हो रहे हैं तो घबराने वाली बात नहीं है कि हमें. करेक्ट. टॉन्सिलाइटिस में टॉन्सिल एंटीबायोटिक लीजिए तो बच्चा ठीक हो जाता है. जी. ऐसे इसोफेजाइटिस का ट्रीटमेंट लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा. तो अल्टीमेटली टॉन्सिलाइटिस जैसे कैंसर कॉज नहीं करता, वैसे इसोफेजाइटिस आगे जाके जनरली कैंसर नहीं कॉज करता. This question is very important. What treatment options are available in Mohali and Punjab? सो इसोफेजियल कैंसर में जो जो ट्रीटमेंट के लिए चाहिए मोडालिटीज, वो आजकल हर मेजर हॉस्पिटल में अवेलेबल है. Okay. सो जनरली इसोफेजियल कैंसर में हम डायग्नोसिस के बाद पहले स्टेज देखते हैं और स्टेज के हिसाब से डिसाइड होता है कि ये पेशेंट को किस टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए. तो जनरली इसोफेजियल कैंसर में कीमोथेरेपी, रेडिएशन या रेडियोथेरेपी, सर्जरी, ये तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं अगर पेशेंट अर्ली स्टेज पर डायग्नोज हुआ है. और अगर लेट स्टेज पर है, सर्जरी नहीं हो सकती है, तो फिर कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज ये सब लगती हैं. बट ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया, ये सब कुछ इजीली अवेलेबल है ट्रीटमेंट वाइज In government or sector? both or in private? government and Okay. in private Private. setups. So any good corporate hospital and any major government setup has the facility and infrastructure to treat all esophageal cancers. और ये इस लेवल का है कि अगर हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि यूरोप में या यूएसए में ये एडवांसमेंट ज़्यादा है या ज़्यादा आसानी से मिलेगी, तो ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ एट पार है और ज़्यादा आसानी से होता है. ओके, सो क्या सर्जरी हमेशा रिक्वायर्ड होती है? सो ये डिपेंड करता है या डिसाइड किया जाता है कि आपकी स्टेज क्या है. जनरली कैंसर में रूल ये रहता है कि अगर क्योरेबल स्टेज है, अर्ली स्टेज है, तो इसको निकालना चाहिए. एंड सर्जरी आपको क्या लगता है कि कितने लोगों का रिक्वायर्ड हुई है आज तक अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? तो वी एज कैंसर डॉक्टर्स वी ऑलवेज प्रे कि हर पेशेंट को सर्जरी ऑफर हो. जी. बिकॉज वी डोंट वांट देम टू कम एट लेटर स्टेजेस एंड लूज द चांस ऑफ सर्जरी. क्योंकि सर्जरी इज द क्योरेबल थिंग. अगर सर्जरी होगी तो वो हम उसको क्योर कर सकते हैं. ओके. सो जनरली इसोफेजियल कैंसर्स कॉम्बिनेशन रहता है. जनरली आई वुड से
70-30, 60 to 70% of the patients will come with advanced stage, Okay. but 30-40% patients are still undergoing surgeries and curative intent. Okay. And what role do chemotherapy and radiation play? So it has very important role. अगर कोई अर्ली स्टेज पे है तो हम लोग पहले कीमो रेडिएशन देते हैं, Okay. ट्यूमर को डाउनग्रेड करते हैं, सर्जरी के लायक बनाते हैं. Okay. और अगर अनफॉर्चुनेटली लेट स्टेज पर डायग्नोज हुआ है तो कीमो और इम्यूनो ही उसका मेन स्टे ट्रीटमेंट है. फिर हम उन केसेस में सर्जरी नहीं करते. Okay. And can esophageal cancer be completely cured? Yes, if it is diagnosed at early stage, 100% yes. We have so many patients who had esophageal cancer, but now they are living hale and hearty life. ओके सो उनका लाइफस्टाइल उनको फिर उसी हिसाब से चेंज करके कि क्या ये दोबारा भी हो सकता है एक बार होने के बाद? Yes, technically recurrences are always possible, but ये डिपेंड करता है कि आपकी अर्ली स्टेज क्या थी, ओके क्या ट्रीटमेंट किया गया, क्या रिस्पॉन्स आया, और अब आपका रिस्क फैक्टर जिसने पहले कैंसर किया था वो परसिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा. ओके एंड व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस कैन रिड्यूस रिस्क स्टार्टिंग टुडे? So all the risk factors that we have discussed: stop alcohol consumption, do not take alcohol, maintain a healthy lifestyle, or do not consume very hot food and liquids repeatedly over a long period of time. ओके जितना भी हो सके प्योर खाना खाइए, फ्रूट इंटेक बढ़ाइए, वेजिटेबल इंटेक बढ़ाइए, और स्पेशली अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करिए. तो दीज आर द टेक्निकल रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से ईसोफेजियल कैंसर के रिस्क को हम टेक्निकली कम कर सकते हैं. ओके थैंक यू डॉक्टर साहब इतना सब कुछ हमें नॉलेज देने के लिए. और आप हमारी जितनी भी ऑडियंस है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सो ईसोफेजियल कैंसर के रिगार्डिंग अगर मैसेज है तो यही है कि डोंट डिसरिगार्ड योर सिम्टम्स. ओके कोई भी सिम्टम आपने एज्यूम नहीं करना कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं है. अगर जो डिस्कशन हमने की है इसमें से कोई भी सिम्टम आपको है, सो डो गो टू योर डॉक्टर एंड गेट इट इवेल्युएटेड. ऐसा नहीं है कि सबको कैंसर होगा, बट इनमें से कुछ पेशेंट्स को जरूर कैंसर हो सकता है. सो एवरी कैंसर, स्पेशली एसोफेजियल कैंसर, इज क्यूरेबल अगर आप ठीक टाइम पर ठीक स्टेज पर आ रहे हैं. सो डू नॉट डिसरिगार्ड योर सिम्टम्स एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ योर सिम्टम्स कि कहीं मुझे ये ना हो जाए. Because आजकल in 2026 most of the diseases are curable, easily treatable. So why to delay and get yourself in trouble? Thank you so much, Dr. Chitresh. Thank you.